चलिए अब सर्वेश जी, आपका स्वागत है। तो सर्वेश जी हमारे साथ थैंक यू बहुत सर। साल से जुड़े हैं। तो आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोलने वाले हैं, और कई लोग पूछ रहे थे कि सर्वेश जी का सेशन कब होगा। तो आ गए हैं अभी। तो इन्होंने रेट्रोगेशन पे टॉपिक लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आशा करता हूँ सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जितना वैल्यू दे सकें, जितना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकें। ठीक है। एंड मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी पता चले कि ज्योतिष में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिर्फ रील्स ही नहीं होते, और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जी। लॉन्ग फॉर्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी टू एब्जॉर्ब द राइट नॉलेज। आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ सर जी, एक चीज़ मैं बता देता हूँ लोगों को, कि आप लोग कई बार फिल्मों में देखा होगा कि कोई इंसान कोई बातों को कहता है और उसको कट करके न्यूज़ में दिखा दिया जाता है थोड़ा सा। हाँ। तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार जी, जो थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। जो हम बंगाली में एक कहावत कहते हैं, अल्प विद्या भयंकरी, है ना। जो अल्प विद्या है वो हमेशा ही नुकसानदायक है जी। जानकारी पूरी लीजिए। जो इंसान सोचता है कि मैंने थोड़ा सा जानकारी ले ली, मेरे को आजकल तो क्या बताएं कि लोग आज क्लास करते हैं, सीखते हैं और अगले दिन पढ़ाना चालू कर देते हैं। इससे जो है ना, आपको आप खुद अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं आप आगे जाके दूसरों को भी जस्टिफाई नहीं करके जिनको जानकारी दे रहे हो। हमने इतने सालों से इतनी कुंडलियां देखी, इतने चार्ट देखे, इतने सिचुएशंस को समझा, जहां पे चीजें सही नहीं गई उनको दोबारा जांचा कि क्यों नहीं हुआ सही, कहाँ गलती करी। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस के साथ साथ चीजें बढ़ती हैं। पहले अपने आप को समय दें। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो तुरंत सीखते हैं और तुरंत पढ़ाने की सोचते हैं। पहले अपने आप को समय दें, चीजों को अच्छी तरह समझें। आज की डेट में भी जितने भी स्पीकर्स ने बोले हैं, इन्होंने कड़ी मेहनत करी है, कई सालों की करी है जी। तभी मैंने इनको मौका दिया बोलने के लिए। अब सर्विस जी से पूछोगे कितने सालों से वो केपी में मेरे साथ जुड़े हैं, कितने सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं इनको देखता हूं कि जब ये कोई भी बात ग्रुप में होता है तो किस तरह से वो आंसर करते हैं लोगों को। लोग जो सवाल करते हैं, लोग जो बात करते हैं, उससे मेरे को पता चलता है किस लेवल तक वो इंसान पहुंचा है। एक सवाल से भी मुझे पता चलता है कि उस इंसान का क्या लेवल है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि इंसान के बोली पे समझ आता है उसका लेवल क्या है, आप लोगों के सवाल के ऊपर मुझे पता चलता है कि आप कितने लेवल तक पहुंचे हैं, कितना तक आपको समझ आया है वो चीज़, है ना। क्योंकि एक जो सवाल करेगा वो लेवल होगा। एक छोटा बच्चा अलग तरीके से सवाल करेगा, एक बड़ा इंसान सवाल अलग तरीके से करेगा, है ना। उससे भी जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो अलग तरीके से सवाल करेंगे। तो वैसे ही ज्योतिष में जब आप लोगों का सवाल आएगा तो मुझे वो आसानी से पता चल जाता है कि आप लोग कहाँ तक समझ पाए हैं। तो इसलिए जानकारी अच्छी तरह लीजिए, उसके बाद जानकारी दीजिए। अगर आप ही को सही जानकारी नहीं पता तो आप दूसरे को क्या पहुंचाओगे। आप ये सोचो ना, ये कार्मिक चीजें हैं। अगर आप कुछ गलत समझा देते हो किसी को, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को फॉलो करेगा तो दोबारा गलती ही करेगा ना। तो उस चीज को समझो। ठीक है जी। कुणाल जी, जी आप कुछ कहना चाहते हो। सर एक छोटी चीज पूछनी थी। जी। सर ये है कि मैं काफी सालों से ना जैसे ज्योतिष है सर एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। काफी जी। कोर्स भी करता रहता हूँ पर जी। ना तो कंटिन्यूस हो पाता है, बीच में छूट रहा है और जी। वो रिपीट भी ढंग से नहीं कर पा रहा। तो कुछ आपकी तरफ से कि हाँ ये आप चीज क्या हो ज्योतिष सकती। करोगे, बढ़िया करोगे, है ना। आप लिख के रख लो, 100% कह रहा हूँ, बढ़िया ज्योतिष करोगे आप। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। जी। जी सर्वेश जी। थैंक यू जो है सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। जी। आज मेरा टॉपिक रेट्रोग्रेड प्लेनेट का है। नमस्कार सर। रे- नमस्कार जी मोनिका जी। सर, ये एक बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि हमें अपनी कुंडली में किस ग्रह को पावरफुल बनाना है, किसका डोनेशन करना है, किसका हमें फास्टिंग करनी है या मंत्र जाप करना है। तो क्या ये ऐसा है कि हमें हमारे जो मेलेफिक से अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स हैं, हमें उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए, चाहे वो फिफ्थ लॉर्ड ही क्यों ना हो? क्योंकि मैंने देखो सर ये ऐसा एक पर्सनली देखा है। स्टेटमेंट, इसको एक स्टेटमेंट में आंसर करना बहुत मुश्किल है कि कौन से ग्रह का डोनेशन करना चाहिए, कौन से ग्रह का नहीं करना चाहिए। देखो मैंने आप लोगों ने अगर पिछले क्लास भी किया था तो वहां पे मैंने ये बताया था कि हर एक ग्रह की एक अच्छी और बुरी चीज होती है। मतलब पॉजिटिव आशियां या पॉजिटिव सिग्निफिकेटर और नेगेटिव सिग्निफिकेटर। तो आप अगर पॉजिटिव चीजों को देंगे तो वो भलाई ही फॉरवर्ड करेगा आगे, और भलाई ही वापस इन रिटर्न देगा।
तो सर वो जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए कि आपको क्या चीज कौन से ग्रह को कब देनी है। ये इतना आसान नहीं है मैं वो एक लाइन से बता दूं कि अच्छा ये कर लो, ये वो कर लो, ऐसा नहीं है। सर वो जैसे इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द चार्ट, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। सर जैसे हम किसी भी प्लेनेट को पावरफुल करने के लिए हम उस प्लेनेट की फास्टिंग करते हैं, जैसे सपोज मार्स है, मार्स को पावरफुल करने के लिए, या शनि के इल इफेक्ट्स को, शनि की दशा में भी लोग कह देते हैं कि मार्स को आप अच्छा रखोगे तो शनि ठीक रहेगा, है ना, हनुमान जी की पूजा देखो मैं करने। आपको बताता हूँ कि हो सकता है किसी और का थॉट प्रोसेस अलग हो, लेकिन फास्टिंग करने से कोई भी ग्रह स्ट्रांग नहीं होता, पावरफुल नहीं होता। फास्टिंग जब भी आप करते हैं, कुछ ग्रह कमजोर भी हो जाते हैं, कुछ ग्रह कमजोर भी हो जाते हैं। फास्टिंग इज अ रिलीजियस एक्ट, इट इज नॉट अ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी। फास्टिंग इज नॉट अ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, इट इज अ रिलीजियस एक्शन। अगर आप फास्टिंग करते हैं, आप तो डॉक्टर हैं, हम कहते हैं कि फास्टिंग करने से कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको डॉक्टर के हिसाब से आपको पता होगा, जैसे ही हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा शरीर ही हमारे शरीर की चीजों को खाने लग जाता है। करेक्ट है? सही है गलत बताओ? बिल्कुल तो ठीक है एक सर। तो अच्छा भी है बुरा भी है, उस पर हम कमेंट नहीं कर रहे। वो कई केसेस में अच्छा भी होता है और कई केसेस में बुरा भी होता है, लेकिन एक्चुअली में सूर्य क्या है? शरीर। तो जैसे ही आप फास्ट करोगे, इम्यूनिटी शरीर फैसिलिटी आपका, है। तो सूर्य कमजोर हो रहा है। तो फास्टिंग इज नेवर एसोसिएटेड विद प्लानिटरी रेमेडी, इट इज अ रिचुअल थिंग। आप कभी भी मत सोचिए कि ये प्लानिटरी रेमेडीज है। ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन वो प्लानिटरी रेमेडी नहीं है। प्लैनेट को जब पावर की बात दी जाती है, पावर दी जाती है, इट इज ओनली विद जेमस्टोन्स। पावर, द वर्ड पावर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ प्लैनेट इज वाया जेमस्टोन। बट अगर आपने पावर दिया, उसे ये नहीं पता कि अच्छा पावर दिया या बुरा पावर दिया, मतलब कोई ग्रह अगर खराब है उसको आपने एम्पलीफाई कर दिया तो खराब असर देगा, कोई ग्रह अच्छा है उसको एम्पलीफाई कर दिया तो अच्छा असर दे देगा। तो वो जानकारी होनी जरूरी है कि वो ग्रह सच में ही अच्छा है या बुरा है। तो एम्पलीफिकेशन और पावर बढ़ाना वो जेमस्टोन करता है सिर्फ, और कुछ नहीं करता। और बाकी सर इसके अलावा जो भी रेमेडीज हैं, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो यंत्र हो, चाहे वो तावीज हो, चाहे वो कवच हो, इन सारे चीजों में ग्रह को बैलेंस किया जाता है, और हमारी सृष्टि भी बैलेंस रहना जरूरी है। सर बैलेंस ही होते हैं, वीक नहीं होते ना डोनेशन से। डोनेशन से प्लेनेट प्लैनेट बैलेंस की होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी कई जगह कम की जाती है ना। अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे प्लैनेट का, जो डोनेशन जो आप कर रहे हो वो अगर बदल जाएगा, उससे प्लैनेट के इल इफेक्ट हट जाते हैं। कई जगह उस प्लैनेट की पॉजिटिविटी भी वापस मिलती है। तो वो डिपेंड करेगा क्या मटेरियल आप यूज कर रहे हो उस प्लैनेट का, क्या सिग्निफिकेटर यूज कर रहे हो। इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, एक सिंगल लाइन पे मैं आंसर नहीं कर सकता उसको। ठीक है, थैंक यू ठीक है? सर। लेकिन जब भी आप एम्पलीफिकेशन की बात करोगे, पावर की बात करोगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ जेमस्टोन है। अगर कोई आपको बोलता है कि और कोई तरीका है जिससे ग्रह पावर में आ जाता है, ऐसा पावर में नहीं आता, सिर्फ बैलेंस में आता है। हम मंत्र जब वैदिक रेमेडीज में भी सिर्फ ग्रह को बैलेंस करते हैं जी। इवन इवन विद द हेल्प ऑफ यंत्र वी आर बैलेंसिंग, इवन विद द हेल्प ऑफ मंत्र वी आर बैलेंसिंग, इवन विद द हेल्प ऑफ कवच वी आर बैलेंसिंग इट। नेवर इज गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू और द पावर ऑफ द प्लैनेट, कभी नहीं होता ऐसे। सिर्फ और सिर्फ जेमस्टोन पावर बढ़ाता है। इवन रुद्राक्ष यूज करते हो वो भी बैलेंस करता है, क्योंकि असली रेमेडी बैलेंस के ऊपर छिपी हुई है। लोग तो पागल हैं पावर बढ़ाने के पीछे। पावर की तो सत्ता है, हर इंसान पावर चाहता है जी। मेरा दोस्त बहुत ऊंची पदवी पे है, पावर। दिल्ली में पहुंच जाओ, दिल्ली में लड़ाई हो जाए, पहले बोलेगे मेरे बाप कौन है तुझे नहीं पता। पावर। पावर से बेहतर बैलेंस है जी, संतुलन जिसे कहते हैं। और पूरी सृष्टि संतुलन पे बैलेंस है, तो आप सोचो पावर से ज्यादा संतुलन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर चीज संतुलन में आ जाए, उससे बेहतर तो कुछ नहीं है जी, कुछ भी नहीं है उससे बेहतर। सच बता रहा हूँ, आजमा के देख लेना आप, सोच के देखना अच्छी तरह जो बोल रहा हूँ। राइट। जी। जी सर्वेश जी, चलिए। मैं थैंक यू आपको सर। मेरा टॉपिक है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड प्लेनेट हमारा वक्री प्लेनेट को बोलते हैं वैदिक में। ठीक है। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट क्या होता है कि मतलब इसकी अलग अलग भ्रांतियां हैं कि ये प्लेनेट हरदम पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट देगा।
क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लेनेट कब होता है, जब वो पृथ्वी के पास आता है। ठीक है, तो उसको हम रेट्रोग्रेड बोलते हैं। तो मैं अभी अपनी एक स्लाइड प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें दो होते हैं, एक तो डायरेक्ट मोशन प्लेनेट होता है और एक इनडायरेक्ट मोशन प्लेनेट होता है। मतलब डायरेक्ट मोशन, जैसे ये प्लेनेट है सन, और पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है सन के। ठीक है, तो ये अपनी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी। ये लेट मी, ठीक है सर। यस, अब दिख रहा है जी। ठीक है, ये डायरेक्ट मोशन प्लेनेट है। डायरेक्ट मोशन प्लेनेट में सन हमारा, और आपको पता है कि सन, पृथ्वी हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो जो ये सन अपनी एक ही डायरेक्शन में घूम, ये जो अर्थ है वो हमारी एक ही डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट मोशन बोलते हैं। और अगला हमारा होता है रेट्रोग्रेड मोशन। रेट्रोग्रेड मोशन में क्या होता है कि सन तो है बीच में, हमारा सेंटर है, और अर्थ उसके चारों ओर घूम रही है। अब जैसे जैसे कोई प्लेनेट है, जैसे हमारे सन के पास मरकरी रहता है, तो वो प्लेनेट जैसे जैसे बिल्कुल साथ आता रहता है। वो मरकरी, अर्थ और सन जब तीनों सेम डायरेक्शन में हो, और अर्थ थोड़ी सी आगे निकल जाए, तो हमारे को लगता है कि जो हमारे जो एक तरह से जो एस्ट्रोनॉमी जो बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि ये प्लेनेट पीछे जा रहा है, तो इसी को रेट्रोग्रेड बोलते हैं। अदरवाइज रेट्रोग्रेड ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब हर प्लेनेट अपनी ही डायरेक्शन में चल रहा होता है। पर हम जो भी एस्ट्रोलॉजी जो वो चेक करते हैं, कि वो कहते हैं कि अब ये प्लेनेट बैकवर्ड जा रहा है, तो ये अब ये रेट्रोग्रेड हो गया। पर ये एक वो है कि कंसेप्ट की रेट्रोग्रेड प्लेनेट क्या होता है। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट का वैदिक में या किसी एस्ट्रोलॉजी में ये इफेक्ट है कि जब भी ये रेट्रोग्रेड होता है कोई भी प्लेनेट, वो हरदम नेगेटिव रिजल्ट देता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड्स होता है चार्ट टू चार्ट। और कई बार जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, तो रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि जैसे उसकी कुछ कार्मिक होता है। जैसे सर ने पहले डिस्क्राइब भी किया होगा, जब भी कोई बच्चा जन्म लेगा, जैसे किसी का मरकरी से रिलेटेड कोई मरकरी रेट्रोग्रेड आ गया नेटल चार्ट में। ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो उसका मतलब जो कार्मिक डेथ होगी, मतलब मरकरी से रिलेटेड, यदि उसकी कोई बहन से या मिस कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन उससे, ये उसका मरकरी का ऋण हो गया। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल किसी के नेटल चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड आ जाता है, तो मतलब किसी ने अपने सर्वेंट्स को, अपने लास्ट उसमें बर्थ में सर्वेंट को दुखी किया हो, या जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम की हो, तो वो उसके टाइम पे उसका नेटल चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाता है प्लेनेट। ठीक है, तो अब हम ये चेक करते हैं कि हमारा कौन कौन सा प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है, कौन कौन से प्लेनेट हमारे डायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट प्लेनेट में कौन कौन से आते हैं, तो डायरेक्ट प्लेनेट में हमारे आते हैं, एक तो आता है सन। ठीक है, सन, मून, ये हरदम डायरेक्ट ही होते हैं, कभी भी इनडायरेक्ट नहीं होते। ठीक है, और मून भी, ये हमारे हरदम एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, इनको कोई नहीं है। पर जो राहु और केतु है, वैदिक में क्या बोलते हैं कि ये रेट्रोग्रेड है। अदरवाइज ये राहु और केतु की एक अपनी ही चाल होती है, जैसे सन और के मून की अपनी चाल होती है, वो ऐसे चलते हैं। ठीक है, वैसे ही राहु और केतु की भी उनकी चाल कैसे होती है, ऐसे बैकवर्ड में, पहले 12। अब जैसे अभी राहु कैस में चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल राहु अभी चल रहा है तो वह मीन साइन में, पाइसिस साइन में। ठीक है, थोड़े दिनों बाद राहु कहाँ पे आ जाएगा, 11 में। ऐसे केतु हमारा अभी कहाँ चल रहा है, 6th में, वह वापिस कहाँ पे आ जाएगा, 5th में। ठीक है, तो ये राहु और केतु की अपनी एक चाल है। तो इनको भी हम वक्री ग्रह या रेट्रोग्रेड प्लेनेट नहीं बोलते, इनको हम एज ए डायरेक्ट प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि हर आदमी की एक अपनी चाल होती है। ठीक है, अब आपको मैं ये बताता हूँ कि जैसे एक गाड़ी, एक पर्सन इसमें जा रहा है, एक पर्सन इसमें जा रहा है।
ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जो बंदा बैठा हुआ है वो अपनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे वाला प्लेनेट भी, दूसरे वाला पर्सन भी अपनी गाड़ी से चला रहा है, तो वो आगे निकल गया। और जब यहाँ से कोई बंदा देखेगा तो यार ये मेरे से आगे निकल गया, तो ये बंदा पीछे हो गया। पर वो बंदा अपनी स्पीड से चल रहा है, पर यहाँ पर जो है वो लगेगा कि हाँ ये पीछे हो गया, तो इसी को रेट्रोग्रेशन बोलते हैं। ये लग तो ऐसा रहा है, पर ऐसा रेट्रोग्रेशन होता नहीं है। हर प्लेनेट अपनी ही डायरेक्शन से, अपनी ही जो चाल होती है उसी हिसाब से चलता है। इसको हम रेट्रोग्रेड बोलते हैं, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी है इसमें? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। कोरी ठीक है, लास्ट पे ले लेंगे, आप पहले एक्सप्लेन ठीक है, करो, देन वी विल टेक। ठीक है। जो हमारे मरकरी और वीनस जो प्लेनेट है वो साल एक एक बार आते हैं, साल 2 साल में एक बार, ठीक है। और जो मरकरी, जो मार्स और वीनस जो प्लेनेट है हमारे 2 साल में एक बार रेट्रोग्रेड होते हैं। और मरकरी प्लेनेट है वो साल में 3 या 4 बार प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है। और जो सैटर्न और जुपिटर है वो साल में एक बार जरूर होते हैं। जैसे अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड होने वाला है जून या जुलाई में, ठीक है। अभी ये दृक पंचांग के हिसाब से हम चेक कैसे करेंगे कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट को ऑनलाइन, ठीक है। तो दृक पंचांग की जो ऐप होती है इससे हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि कब प्लेनेट कौन सा रेट्रोग्रेड होगा, कौन सा। जैसे अभी मैं, ये हम बुध का चेक कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मरकरी बिकम रेट्रोग्रेड हुआ था 15 मार्च 2025 को, और डायरेक्ट कब हुआ? 7 अप्रैल 2025 को। अब मरकरी दोबारा कब होगा? 18 जुलाई 2025, और इसमें डायरेक्ट होगा, ठीक है। और जो हमारा रेट्रोगेशन, यदि हमारे को ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर से चेक करना हो कि कहाँ से चेक करते हैं रेट्रोगेशन को, तो हम प्लेनेट को यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा रेट्रोगेशन 2025 में मार्स रेट्रोग्रेड, मतलब लास्ट ईयर भी रेट्रोग्रेड कब स्टार्ट हुआ था? देखो लास्ट ईयर मार्स जो रेट्रोग्रेड हुआ था 7/12/2024 को। और अब जब भी ये डायरेक्ट कब हुआ? 24/2/2025 को, ठीक है। ऐसे ही हम चेक करने का ये है कि हम रेट्रोगेशन का चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है केपी में रेट्रोगेशन का रूल। केपी में रेट्रोगेशन के रूल के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी हाउस का, फॉर एग्जांपल कोई भी हाउस है उसके सबलोड को चेक करते हैं। यदि हमारे को किसी को भी अपनी शादी का प्रॉमिस निकालना है तो हम पहले, सबसे पहले किसको चलेंगे? 7th हाउस को। और कोई पर्सन हमारे से क्वेरी करता है कि मैं, क्या मेरी इस साल शादी होगी, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसका प्रोमिस निकालते हैं 7th हाउस का। तो पहले क्या, सबसे पहले प्रोमिस निकालने से पहले हम रेट्रोगेशन के रूल को चेक करते हैं। वैदिक में तो बोलते हैं कि भैया ठीक है, ये 7th, ये जो भी प्लेनेट है यदि ये रेट्रोग्रेड है तो इसका इस प्रॉब्लम होगी इससे। पर क्या है कि हमारे को सबसे पहले केपी में हम प्रोमिस चेक करते हैं कि ये इसका रेट्रोगेशन का रूल क्या है। तो रेट्रोगेशन का रूल के लिए हम इसमें चेक करते हैं प्लेनेट डायरेक्ट, डायरेक्ट। यदि हमारा नेटल चार्ट में प्लेनेट डायरेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे किसी का नेटल चार्ट ओपन किया, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है ना सबको, या इसके स्क्रीनशॉट लूं? आपकी स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले हम स्टार सब 7th हाउस के प्रोमिस को निकालते हैं। तो यहाँ पे 7th हाउस के जो सबलॉर्ड है वो कौन है? वीनस। फॉर एग्जाम्पल वीनस अभी इसके नेटल चार्ट में क्या है? डायरेक्ट है, ठीक है। और ट्रांजिट में भी हम चेक करेंगे। ट्रांजिट का कैसे चेक करते हैं? ट्रांजिट में ये हमारा ट्रांजिट चार्ट है, तो इस टाइम पे हमारा वीनस भी ट्रांजिट में भी डायरेक्ट है। तो हमारा केपी रूल क्या कहता है? केपी रूल कहता है डायरेक्ट, डायरेक्ट केपी रूल फॉलो, मतलब नॉर्मल रूल फॉलो करेंगे। यदि हमारे नेटल चार्ट में भी डायरेक्ट है और ट्रांजिट चार्ट में भी डायरेक्ट है तो केपी रूल फॉलो होगा। केपी रूल का जो एज पर जो रूल होता है उसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे। अब क्या होता है कि रेट्रो, जैसे नेटल चार्ट में प्लेनेट हो गया रेट्रो और ट्रांजिट में हो गया डायरेक्ट, तब भी हम केपी रूल को ही फॉलो करेंगे। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा केपी रूल को फॉलो कैसे करते हैं, ठीक है। जब प्लेनेट नेटल चार्ट में भी रेट्रो, डायरेक्ट में, ट्रांजिट चार्ट में भी रेट्रो है, तो उसका क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा वीनस
रेट्रो है नेटल चार्ट में, और एग्जाम्पल के हिसाब से हम ट्रांजिट में भी रेट्रो मांग लेते हैं। ठीक है, अभी ट्रांजिट में जैसे रेट्रो है और ट्रांजिट में कब लाइव वो होगा, डायरेक्ट कब होगा, वीनस हमारा, वीनस डायरेक्ट होगा फॉर एग्जाम्पल 7 जून को। तो हम रूल में क्या बोलेंगे कि इस पर्सन के जो भी इवेंट है, यदि इस पर्सन ने पूछा कि शादी कब होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये शादी का जो इवेंट है, ट्रांजिट डायरेक्ट होने जो नेटल का जो ट्रांजिट का जो डायरेक्ट हो जाएगा उससे पहले ही घटना हो जाएगी, मतलब 7 जून से पहले ही आपके शादी की हो सकती है, हम उसको ये बोलेंगे। ठीक है, अगला रूल क्या है हमारा, नेटल में तो डायरेक्ट हो, ट्रांजिट में रेट्रो हो। तो मतलब नेटल में डायरेक्ट प्लेनेट जैसे वीनस डायरेक्ट है नेटल चार्ट में, और ट्रांजिट में अभी मैंने आपको बताया कि रेट्रो है। तो हम क्या बोलेंगे, 7 जून से पहले तो आपकी घटना होगी नहीं, पर हाँ 7 जून के बाद आपकी शादी का संयोग लग रहा है हमें। तो ये हमारा केपी में सबलोड का जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है उसका रूल है। अब क्या होगा कि भाई ये सच नहीं है कि भाई हम ये बोल देंगे, इसके आगे हमारा क्या रूल होगा कि सबलोड का एसटीएल, मतलब सबलोड जैसे वीनस है, वीनस का एसटीएल क्या है यहाँ पर हमारा, मून। चलो मून तो होता ही नहीं है, फॉर एग्जांपल वीनस का हमने एसटीएल मांगा मरकरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वीनस का जो एसटीएल है वो मरकरी है, और मरकरी हमारा रेट्रो है ट्रांजिट में। ठीक है, और फॉर वीनस हमारा नेटल चार्ट में भी रेट्रो है। जब दोनों ही रेट्रो होंगे तो हम क्या करेंगे, मरकरी जो हमारा ये है सबलोड का एसटीएल, जब दोनों प्लेनेट रेट्रो होंगे तो हमारा जब भी वो डायरेक्ट होगा, मरकरी हमारा अभी करंटली रेट्रो चल रहा है 7 जुलाई 2025 तक। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा मरकरी है 7 जुलाई 2025 से पहले हमारी घटना हो जाएगी शादी के लिए। ये हमारा सबलोड का एसटीएल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारा एक रूल हो गया। अगला रूल क्या बोलता है हमारा, बोलता है कि डायरेक्ट नेटल में हो और इनडायरेक्ट ट्रांजिट में रेट्रो हो, तो वो नहीं होगा। मतलब नेटल में तो डायरेक्ट है प्लैनेट, वीनस डायरेक्ट है नेटल में, और ट्रांजिट में प्लैनेट है रेट्रो, तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं होगा, पर ये सच नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड्स है कि भी हमारी वो किस दशा में वो पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि वीनस में मरकरी की अंतरदशा चल रही है और मरकरी हमारा रेट्रोग्रेड है, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि भाई मरकरी की जब आपकी अंतरदशा खत्म हो जाएगी तब आपकी ये घटना हो सकती है। ये तो आपका हो गया कि ऊपर वाले ने आपको बोला कि भैया ठीक है, ये आपको ये क्वेश्चन आया कि भाई मैं क्या घर ले लूंगा, तो घर लेने के लिए कौन सा हम हाउस चेक करते हैं, फोर्थ हाउस को चेक करते हैं। तो ऊपर वाले के यदि आपके ऊपर आशीर्वाद होगा तो हम ये बोले उस टाइम पे आपकी क्या दशा चल रही है, तो वो मैटर करता है। यदि फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्वेश्चन किया मरकरी रेट्रो है, वीनस में केतु की, वीनस में केतु की दशा चली। ठीक है, अब वीनस में केतु की गई दशा चली, तो इट मीन्स अब उसका मरकरी की अंतरदशा, मरकरी रेट्रोग्रेड है, मरकरी रेट्रोग्रेड है। ठीक है, और उसको पर्सन की जो एज है वो होगी 24+। ठीक है, तो अब क्या होगा कि केतु में जैसे ही अब आएगा मरकरी तो जा चला गया, क्योंकि हमारे जो विंशोत्तरी क्रम होता है वो क्या होता है, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। ठीक है, अब वीनस में केतु चला गया, वीनस में जो मरकरी है वो तो हमारा चला गया, क्योंकि मरकरी के बाद ही तो केतु आएगा। तो अब तो हो गया, अब तो उसका क्या हो गया, फिर इसके बाद हमारी सन की भी दशा निकल जाएगी, मून की भी दशा भी निकल जाएगी, मंगल की भी, राहु की भी, जुपिटर की, सैटर्न की, मरकरी। जब मरकरी की दशा आएगी तब उसका इवेंट होगा। यदि पर्सन 24 साल का है तो उसकी उम्र की लगा लो अब इसके एज के हिसाब से कि हर प्लेनेट की महादशा का जो होता है एज कितनी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए वो इवेंट नहीं होगा। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जब नेटल चार्ट में डायरेक्ट हो और ट्रांजिट चार्ट में रेट्रो हो तो वो घटना
ऊपर वाले के ऊपर है कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो और उस टाइम पे क्या दशा चल रही है। तो ये उस टाइम पे ये मैटर करता है। वैसे तो घटना नहीं होती है, पर आपके क्वेश्चन के ऊपर है, और ऊपर वाले ने यदि आपको बोला हुआ है कि भैया ये होनी है, तो यदि आपकी दशा सही चल रही होगी तो आपकी वो घटना हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। यदि किसी को कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता दो, जिससे मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। So anybody is having any questions, they can raise hand about retrogression। कि रेट्रोगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसी के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी सर्वेश जी ने। इन्हीं का सवाल था, इन्होंने ही शेयर किया था। ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम थोड़ा कंसल्टेशन वाला शुरू करते हैं। देन वी ठीक। हैव वन मोर स्पीकर ठीक। जो कि अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, और वो जो सेशन है वो हमारा आखिरी स्पीकर होंगे। लेकिन उन्होंने जो इंफॉर्मेशन शेयर करना है दैट इज़ गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। तो आप ज़रूर उसको अटेंड करना। तो मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ, एंड आई विल शेयर द स्क्रीन। एंड आई बिलीव कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है। अब मेरे पास 24 एंट्री हैं, इसके बाद कोई एंट्री हम नहीं ले रहे। तो वी आर जस्ट पिकिंग 24 पीपल। मैं दिखा भी देता हूँ इन केस अगर किसी को लगे कि हम कोई अपने हिसाब से एंट्रियाँ डाल रहे हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो लोगों ने फॉर्म भरा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे संदीप जी से लेकर नंदिनी जी तक फॉर्म है 24 लोगों का। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड हम अपने व्हील में डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे इससे पहले कि हम ये पिक करें, तो नीना जी आप रेडी हो? ओके जी, ओके परफेक्ट। तो नीना जी जो है टैरो से आप लोगों के सवाल का उत्तर देंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो सबसे पहला विनर हम पिक करते हैं। तो आई विल क्लिक दिस। वंदना जी अगर आप प्रेजेंट हैं, वंदना जी अगर आप प्रेजेंट हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं जी। वंदना जी, वंदना महिंद्रा, आप प्रेजेंट हैं? प्रेजेंट तो हैं, हैंड रेस कीजिए प्लीज। वंदना जी अगर आप प्रेजेंट हैं जी, तो आपका कोई क्वेश्चन है मैम, आप पूछ हाँ सकते हैं। सर है। एनी क्वेश्चन? सर मेरा बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त नहीं नहीं, 19। क्वेश्चन पूछिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। ओके सर। सर वो जॉब चेंज, ये पार्ट टाइम हासिल करने के लिए कुछ सोच रहा है और रेगुलर जॉब कर रहा है। वो किस जॉब, क्या करना चाहिए उसको, साइड तो बिजनेस? आप साइड बिजनेस के लिए क्वेश्चन कर रहे हो वंदना हाँ जी? साइड क्या बिजनेस के लिए। वैसे वो ओके। सॉफ्ट VP है, इसमें गोल्डमैन सैक्स में है, सॉफ्टवेयर ओके। इंजीनियर है। ओके, पर उसको साइड हसल के लिए कोई तो उनके पास कोई नया है? नया साइड हसल करना है। जी, उनको उनके पास कोई ऑप्शंस है साइड बिजनेस, साइड जॉब के लिए या साइड अर्निंग के लिए? स्पोर्ट्स वगैरह के उसके उसमें इंटरेस्ट है। तो कोर्स वो में? ये बास्केटबॉल का जर्सीज वगैरह का, या ऐसे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट सॉर्ट ऑफ बिजनेस, या इसमें, या उसके कई फ्रेंड्स उसको ये सिविल सिविल कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए बोल रहे हैं कि उसमें इन्वेस्ट कर दो। तो ऑप्शन आपके पास दो है, एक इधर या तो स्पोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप करना चाह रहे हैं, और एक सिविल में इन्वेस्ट करने के लिए। उसका डेस्टिनी नंबर वैसे 3 है। नहीं, डेस्टिनी की नहीं है, हम टैरो से देखेंगे मैम। ओके। मुझे आपके बेटे का नाम बता सकते हो? उसका नाम निरुपम महिंद्रा, निरुपम निरुपम, में? NIRARUPAM। सबसे पहले तो मैं ये रीड करूंगी कि इनको अपनी इस करंट जॉब के साथ में साइड में कोई बिजनेस करना फ्रूटफुल रहेगा या नहीं। ओके। अगर हमको वो फ्रूटफुल आता है तो फिर हम वो दो ऑप्शन में से उनके लिए क्या बेटर है वो चूज करेंगे। या ओके मैम, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आ रही हूँ, 2 मिनट।
वंदना जी देखिए, इनका जो थॉट है कि ये करंट जॉब के साथ में कोई साइड में बिजनेस करना चाहते हैं, हाँ जी। फ्रूटफुल तो रहेगा इनके लिए, बट कहीं ना कहीं कोई पर्सन है जो इनको मिसगाइड भी कर रहा है। ओके। तो वो चीज इनको नोटिस करनी पड़ेगी। कोई दो लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं जो इनको साइड में बिजनेस करने के लिए मिसगाइड कर रहे हैं, और वहां थोड़ा सा वो उनका फायदा देख के वो उसको सजेस्ट कर रहे हैं। जो भी बिजनेस का इनको सजेशन आ रहा है, जैसे आपने बताया कि एक वो फ्रेंड अपना को पहले सजेस्ट सोच कर रहे रहे हैं होंगे। सिविल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज होगी कि उस इन्वेस्टमेंट में उन अदर पर्सन का फायदा ज्यादा होगा कंपेयर टू आपके बेटे का। तो उसको करना चाहिए इसमें या नहीं करना? नहीं, जो सिविल इन्वेस्टमेंट का जैसे साइड बिजनेस करने हैं इनके लिए फ्रूटफुल रहेगा, नो डाउट। बट वो- जो सिविल इन्वेस्टमेंट का उनके फ्रेंड्स ने उनको जो सजेशन दिया है, मैं मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग वो उसके साथ ना जाए तो उनके लिए बेटर है, क्योंकि उसमें उनके फ्रेंड्स का फायदा ज्यादा है कंपेयर टू हिम। मेहनत ये करेंगे या इन्वेस्टमेंट इनका रहेगा, और बेनिफिट उनको ज्यादा तो मिलेगा। वो फ्रेंड को अपना, ज्यादा होगा। हाँ, वो अपना ही फायदा देखने के लिए अब इनको एक बोलते हैं ना, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो। ठीक है तो मैम। इनका कोई उसको उसमें जी और किसी उसमें आप वो बता सकते हैं और किसी लाइन में? नहीं, जैसे इनका इंटरेस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आप बता रहे हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये करना चाहते हैं, हाँ मैम। तो मैं उसमें एक बार चेक कर लेती हूँ। वो करेंटली यूके में ही है, इंडिया टू उसमें कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। देखिए, ये इनके लिए बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नई अपॉर्चुनिटी है, और ये काफी फ्रूटफुल रहेगी इनके लिए। बट इन इस काम के अंदर भी इनको बहुत ध्यान देके काम करना होगा, बहुत बैलेंस रख के काम करना होगा, बहुत कंसंट्रेशन से काम करना होगा। ये ओके। नहीं है कि आप किसी के भी भरोसे पे काम कर रहे हो, या किसी भी तरह का आप उसमें आपका बिहेवियर कुछ चूक जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि बहुत एक कंसंट्रेशन का काम है, नजर हटी दुर्घटना घटी, वो वाली चीज है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, फ्यूचर में इनको बहुत फ्रूटफुल रहेगा वो। इनका जो एम, लीगली वो सिक्योर करके अपने आप को फिर करना चाहिए। सिक्योर भी करना चाहिए, और जो आप काम कर रहे हो उसमें आप आपका 100% उसमें देना होगा। आप ये नहीं है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो कभी आपने देख लिया कभी नहीं देखा, इग्नोरेंस नहीं चाहिए उसमें। ओके ओके। इग्नोरेंस जहां भी आएगा, या कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। हम्म। मतलब बहुत सोच समझ के आपको इस काम में हाथ डालना है। नो डाउट ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, काफी सिविल अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं करना। और सिविल कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं करना है, क्योंकि जो लोग उनको सजेशन दे रहे हैं सिविल कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें उसका इनका फायदा फायदा ज्यादा। कम है और उनका फायदा ज्यादा है। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है मैम। थैंक यू सो ओके, मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, दोबारा मैं शेयर करता हूँ। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। सो वी विल चेक अनदर वन। अरमान सिंह, अरमान सिंह अगर आप प्रेजेंट है तो हैंड रेज कीजिए। बलबीर जी आपका है? हाँ जी सर, नमस्ते सर। हाँ जी, ये मेरा ही है सर, मेरे बेटे का है। हाँ हाँ, ठीक, पूछ लीजिए मैम। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, और मैं चाह रही हूँ कि ये यूपीएससी दे। ओके, हाँ, तो उसमें ये क्लियर कर पाएगा? चेक कर लेते हैं। जी हाँ मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। इनको एग्जाम लिखने के लिए बोलिए, आगे प्रिपेयर करने के लिए बोलिए। यूपीएससी में इनका रिजल्ट काफी अच्छा रहेगा, थैंक यू सो मच मैम। कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मैं ये चाहती हूँ। और मेरी
मन की बात पूरी हो जाए तो अच्छा। जी बिल्कुल होगा। थैंक यू नीना। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए अब अगला देखते हैं। तो हमारे साथ नीलेश जी जुड़ चुके हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। इनको भी मैं, ही इज़ वेरी बिजी, और इनको मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा कोशिश कर रहा था कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक और ले लेते हैं हम। ममता जी अगर आप प्रेजेंट हैं तो हैंड रेज कीजिए। ममता वाधवा, ममता जी अगर आप प्रेजेंट हैं तो एक बार हैंड रेज कीजिए। ममता वाधवा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या, मैंने पहले भी आपसे क्लास में पूछा था कि एस्ट्रोलॉजी में कैरियर अच्छा बना पाऊंगी, क्योंकि मैं पढ़ना तो बहुत पढ़ती जा रही हूँ, बट आई थिंक आपकी क्लासेस सुनी है, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही चीजों को। देख लेते हैं। जब तक नीना जी निकाल रहे हैं तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। ज्ञान का मतलब जो ज्ञान लेना या उसको एब्जॉर्व करना ना, वो भी एक भूख है। तो जिसको ज्ञान की भूख होती है वो डेफिनेटली, जैसे हम बोलते हैं ना, खाने खाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही आप लोगों के सबके ऊपर आज लिखा है कि नीलेश जी का जो ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुंचे। इट वॉज नॉट प्लान्ड, आई एम सीरियसली सेइंग इट वॉज नॉट प्लान्ड। क्योंकि मैं सडनली मैंने सोचा कि ये मैं इवेंट करूंगा, एंड आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम माई टीम एज वेल एज फ्रॉम द पीपल हु आर वेरी काइंड एनफ टू टेक आउट द टाइम एंड कमिंग टू शेयर देयर नॉलेज। क्योंकि आजकल के दिन में जो रियल नॉलेज है ना, लोग शेयर ही नहीं करना चाहते, इधर उधर की बातें करते हैं। क्योंकि किसी को अगर बोलोगे 2 मिनट कुछ बोल दो, तो वो 2 मिनट बोलने के लिए भी बहुत सारा ज्ञान चाहिए, है ना। एंड टुडे ऑलरेडी हम सर के साथ एक पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देखना, ध्यान के ऊपर बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट सीरीज चल रहा है। अभी वो आगे भी कंप्लीट होगा, मेरे वजह से वो डिले हो गया, बट वी विल अगेन रिकंटिन्यू एंड शूट दोज वीडियोस। तो जी नीना जी आप कंप्लीट कीजिए देन। जी सर। मैम जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ में है कि आप अपने थॉट प्रोसेस पे स्टेबल नहीं हो। आप बहुत ज्यादा डायलेमा में हो कि मैं करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। पढ़ाई तो आप कर रहे हो, बट जो एक फोकस आपको आपके स्टडी के ऊपर या अपने करियर को सेट करने के लिए चाहिए, वहां पे थोड़ी सी कमी है। आप डेफिनेटली जब आप कर सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आएगी, बट वही है कि केयरलेसनेस नहीं चाहिए। और आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं ये छोड़ दूं, कोई और सोर्स लूं या कोई और चीज में जाऊं, तो वो चीज आप नहीं नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं दिमाग से चल रहा है। डाल दीजिए। कहीं ना कहीं वो चीज आता है, पढ़ते पढ़ते मैं करियर नहीं बना पा रही हूँ, छोड़ दूं। तो वो चीज आप दिमाग से निकाल के अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और जो आप पढ़ाई कर रहे हो या आपका जो एक थॉट है कि मुझे करियर बनाना है, उसमें थोड़ी मेच्योरिटी के साथ में आप अपना फोकस करिए। आप डेफिनेटली कर पाओगे, सिर्फ आपके एफर्ट्स मेच्योरिटी से उसमें डालिए। और जो एक डायलेमा आपके अंदर चल रहा है, उसको डेफिनेटली आप निकाल दीजिए। उसके लिए मैं आपको एक मून की रेमेडी देती हूँ, बहुत सिंपल है कि आप चांदी के ग्लास से पानी पीना चालू कर दीजिए। और वैसे भी आप जितना पानी पियोगे, आपका जो एक मन अस्थिर होता है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो आप डेफिनेटली करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए बस। ठीक है, थैंक यू मैम। बट यहाँ पे सर तो न्यूमरोलॉजी के हैं, जैसे सर तो, सर मेरा जो है मून यहाँ पे डिस्टर्ब आता है, ट्रिपल टाइम 2 है जैसे, तो क्या मुझे सिल्वर में पीना चाहिए फिर? बिल्कुल पीना चाहिए। ये कुछ ऐसे रेमेडीज हैं जो कि कभी नुकसान नहीं करती जी। ठीक है, जबकि मुझे किसी ने कहा था कि आपको तो बिल्कुल सिल्वर यूज ही नहीं करना। नहीं, देखिए हम भी मैं सर तो से सीधा सीखते बोलूंगा जी, चाहे उनको बुरा लगे, एकदम गलत बात है, उन्होंने सही नहीं बताया है। चांदी एक ऐसा तत्व है। आप देखिए ना कि आजकल एड में क्या चलता है, च्यवनप्राश भी सोना चांदी बेच रहे हैं। अगर हैं। ऐसा होता, लोग कुंडली देख के च्यवनप्राश नहीं खाते जी, है ना। तो सोना और चांदी जी, हर इंसान के लिए शुभ है जी, हर इंसान के लिए। ठीक है सर। ठीक है जी। जी थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक सर। यू सर। तो आगे हम और भी लेंगे। तो अनीता जी आपका क्या क्वेश्चन है, आपने हैंड रेस किया हुआ है। नमस्ते सर, मुझे रेट्रो प्लेनेट में बहुत अच्छा लग रहा था, पर जी सैटर्न का मैं सुन नहीं पाई। एक्चुअली मैं आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। सैटर्न के रेट्रो होने पर का क्या कारण है? मेरी कुंडली में
मिथुन लगन की कुंडली है तो सैटर्न महाराज 8th और 9th लॉर्ड बनते हैं, और मेरे 7th लॉर्ड में शनि रेट्रो होके बैठे। तो मैं पूछना चाह रही थी कि इसका क्या फल है मेरी लाइफ में। 7th हाउस को लेके काफी उतार चढ़ाव है अभी जीवन में, इसलिए। मैं ये जी कहना चाहूंगा कि जो 7th हाउस, जो आपका सैटर्न जो रेट्रोग्रेड है, सैटर्न हमारा किससे रिलेटेड होता है? हमारे जो सर्वेंट होता है, ठीक है, या जॉब से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इन जो और जो छोटे वर्कर होते हैं, तो मतलब इनसे यदि हमने किसी अपने पिछले कर्मा में यदि हमने उनको प्रताड़ित किया है, तो इससे हमारे इसलिए हमारा जो सैटर्न जो है वो रेट्रो है। तो इसके लिए यही है कि लोगों की सेवा करो, ठीक है, नमकीन खाना खिलाओ, ठीक है, और जितना अपने अंदर मतलब सर्वेंट के प्रति और जो भी है रिस्पेक्ट रखोगे, तो आपकी ये चीजें स्टेबल होती जाएंगी धीरे धीरे। क्योंकि शनि देव है वो कर्मा के हैं, आप अपने कर्मा अच्छे कर लो, ठीक है, तो वो सब कुछ धीरे धीरे सब बैलेंस होता जाएगा। और सर पर 7th हाउस से कोरिलेट कर रहा है, ये 7th हाउस में सेवंथ बैठे हैं, 7th हाउस तो में शनि उसका ऐसा क्या? बोलते हैं। 7th हाउस में शनि मतलब ऐसा इतना खराब नहीं है, क्योंकि 7th हाउस में एज पर वैदिक आप देखोगे तो वो उच्च के हैं, ठीक है। पर जो सैटर्न की जो, और उसके लिए हमारे को और भी चीजें देखनी पड़ेगी। यदि आपको मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो या आपको कोई रिलेशनशिप से, तो उसके लिए हम अलग चीजें देखते हैं, ठीक है। हाँ मतलब आपके जो स्पाउस हैं वो थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, तो ये प्रिडिक्शंस है। तो हम यही कहेंगे कि आपको वीनस को अच्छा करो, यदि आपको मैरिज से रिलेटेड कुछ आ रहा तो डॉग की सेवा करो, ठीक है। तो ये आप ये चीजें करोगे तो आपके धीरे धीरे वीनस में मतलब गाय की सेवा करो, तो आप ये करते रहो, आपके धीरे धीरे सब चीजें नॉर्मल होती जाएंगी। ठीक है जी। ओके। हाँ जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।